डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने हेल्थ को केयर करके आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी मटेरियल को, इंडिया से बाहर आप इंपोर्ट करते हो किसी भी मटेरियल को, अगर सपोज दैट आप थाईलैंड से कोई मटेरियल परचेज करते हो तो उस केस में आप सप्लायर को एडवांस पेमेंट देते हो। उस एडवांस पेमेंट को आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करना होगा उस सप्लायर को। इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया कि अगर किसी भी फॉरेक्स की पेमेंट होती है तो उसका जो मीडिएटर होगा एक बैंक होगा। वो बैंक उस सप्लायर को पेमेंट करेगा हमारे रिक्वेस्ट पे, यानी कि जो इंपोर्ट मटेरियल कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये फॉर्म बताऊंगा कि एडवांस के केस में कौन सी फॉर्म हम फिलअप करते हैं। उसके लिए हम अनेक्जर 1 फिलअप करते हैं। अनेक्जर 1 फिलअप करते हैं। सबसे पहले उसमें हम डेट ऑफ टाइम एंड रिसीप्ट, ये जो पोर्शन होता है ये बैंक के द्वारा भरा जाता है। सीबीएस कस्टमर आईडी बैंक के द्वारा भरा जाता है और बिल रेफरेंस नंबर एंड डेट बैंक के द्वारा भरा जाता है और रिलेटेड डील आईडी नंबर एंड डेट बैंक के द्वारा भरा जाता है। फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हम 10,000 यूरो एक सप्लायर को जो थाईलैंड में है उसको हम पेमेंट करना चाहते हैं। जो हम यूरो में पेमेंट करेंगे, जो वहाँ के सप्लायर की करेंसी है, फॉरेक्स करेंसी है, वो यूरो में है, उसके माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। हमारी जो करेंसी है वो हमारी करेंसी बेस INR है, रुपीज़ है। तो हमारे पास रुपीज़ है और बैंक क्या करेगा, वो यूरो में पेमेंट करेगा उस सप्लायर को जो थाईलैंड में है। इसके लिए अनेक्जर 1 आप फाइल करोगे, जो लिखा है कस्टमर रिक्वेस्ट लेटर फॉर एडवांस पेमेंट टुवर्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे हम दे दिए द ब्रांच हेड पंजाब नेशनल बैंक। इसमें हमारा क्या है, सिविल लाइन, जो एड्रेस होगी सिविल लाइन हो, कनॉट प्लेस हो या लक्ष्मी नगर हो, एनी पर्सन, जो भी आपका बैंक है, जो भी बैंक है वहाँ पे आप ये मेंशन कर देंगे। हम यहाँ करते हैं सिविल लाइन बैंक, यहाँ पे हम करते हैं सिविल लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे कनॉट प्लेस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लक्ष्मी नगर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लक्ष्मी नगर भी कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आज हम इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आज डेट डालेंगे 2022। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक को कि हमारी जो फॉरेक्स पेमेंट है वो बैंक के माध्यम से हमारे सप्लायर के पास पेमेंट किया जाए। तो इसमें हम लिख रहे हैं, डियर सर मैडम, आई विश टू मेक एडवांस पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज। कमोडिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सब्सक्रिप्शन। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेयर पार्ट्स। इसमें क्या लिखेंगे, हम क्या मंगा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स। कहाँ से ले रहे हैं, थाईलैंड से। इसका नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, इसकी नेचर क्या है, कैपिटल गुड्स है या नॉन कैपिटल है। तो हमारी ये कैपिटल गुड्स है, हमारी क्या है, ये कैपिटल गुड्स है। उसके बाद क्या है, इस मटेरियल की HSN कोड हम इसमें डालेंगे कि सपोज दैट HSN कोड 80285068 हमने HSN कोड डाल दिया। जो IC कोड क्या होता है, इंपोर्टर का जो कोड होगा, जैसे कि मैं राजेश द्विवेदी, मैं कोई मटेरियल थाईलैंड से परचेज करता हूं तो हमारी एक इंपोर्ट कोड होगी। वो कोड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो हम लिखते हैं यहाँ पे 40607089। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ।
फ्रेंड उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि आई विश हियर बाई रिक्वेस्ट यू टू रीमीट थ्रो स्विफ्ट इशू डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। फ्रेंड यहाँ पे दिया है अमाउंट टू बी रिमिटेड, आप कितना अमाउंट आप पेमेंट करना चाहते हो, रिमीट करना चाहते हो। हम यहाँ पे 10,000 यूरो का पेमेंट करना चाहते हैं, 10,000 यूरो का पेमेंट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 10,000 ओनली। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमें ये चीज देखना होगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसमें हम फॉरेक्स पेमेंट कैसे करेंगे अगर कोई मटेरियल हम एब्रॉड से परचेज करते हैं। रिमिटेंस नेम एंड एड्रेस, अब ये हमारा एड्रेस होगा, यानी कि इंपोर्टर जो मटेरियल परचेज कर रहा है उसका एड्रेस होगा। रिमिटर नेम एंड एड्रेस लाइक हाउ लाइक प्लाट नंबर 24, 24 एंड 35 एंड न्यू दिल्ली, ये एड्रेस हो जाएगा इंपोर्टर का। बेनिफिशियरी नेम एंड एड्रेस, बेनिफिशियरी का नाम यहाँ डालते हैं, यानी कि जिसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होने हैं उसका हम बेनिफिशियरी, यानी XYZ। एड्रेस थाईलैंड, ये बेनिफिशियरी का नेम हो गया। ये कह रहा है कि इज द बेनिफिशियरी सेम एज द ओवरसीज सप्लायर, यहाँ पे हम यस कर देंगे। बेनिफिशियरी बैंक डिटेल, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर क्या होगा, यहाँ पे हम डालेंगे कि नेम एंड बैंक। अगर यहाँ पे DEUTC बैंक है और ये एड्रेस हो जाएगा थाईलैंड, ये बैंक हो जाएगा थाईलैंड। जो भी बैंक होगा उस सप्लायर का, जैसे मान लीजिए सिटी बैंक है तो सिटी बैंक लिख लेंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे एक्सेट्रा। जो भी बैंक होगा उस सप्लायर का, उस बैंक का नाम और एड्रेस दे देंगे। बैंक अकाउंट नंबर और IBN नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और IBN में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि IBN नंबर क्या होता है। IBN मीन्स इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट हम इजली हम यूज करते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट नंबर ये है, लेकिन जो फॉरेक्स में यूज होती है IBN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद आता है BSB शॉर्ट कोड, ABA रूटीन नंबर। उसके बाद स्विफ्ट कोड होती है, स्विफ्ट कोड ये कोड होती है जिससे वो बैंक को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने बैंक में देखते हैं कि ये हमारा IFSC कोड है, उसी तरह फॉरेक्स में स्विफ्ट कोड चलता है और उसके माध्यम से हम वहाँ पे पेमेंट भेजते हैं। बेनिफिशियरी बैंक एंड करेस्पॉन्डेंट बैंक नेम एंड एड्रेस विथ स्विफ्ट कोड, ये टोटल ऊपर जो आपने यहाँ पे फिलअप किया है वो सारी चीज़ बेनिफिशियरी बैंक हो जाएगा। लाइक सिटी बैंक एड्रेस थाईलैंड हो जाएगा। तीसरा स्विफ्ट कोड हो जाएगा, जो भी स्विफ्ट कोड उस बैंक का होगा, ठीक है। फॉरेन बैंक चार्जेस, अब यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि जो हमारी मीडिएटर है, जो हमारी बैंक है, वो कह रहा है कि जो चार्जेस इस रेमिटेंस में लगेंगे वो किसको देना होगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट से पैसे कटेंगे या जो इंपोर्टर है उसके अकाउंट में पैसे कटेंगे। तो सबसे पहले ये पैसे जो इंपोर्ट करता है उसके अकाउंट से चार्जेस कटता है। 8 पॉइंट ये कहता है कि इज द रेमिटेंस बीइंग मेड फॉर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन, इफ एस प्लीज फॉलो द प्रोसेस फॉर द मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन एज पर द इंपोर्ट सर्कुलर। ये कह रहा है कि नो, यहाँ पे फ्रेंड आपको
अगर नो है तो नो करोगे, यस है तो यस करोगे, लेकिन मैक्सिमम यस होता है, आप यहाँ पे एस लिखोगे। इज एनी रेमिटेंस मेड अगेंस्ट द फ्रॉम अदर बैंक, यहाँ पे क्लिक नो कर दोगे। अगर नो, अगर हमने किसी अदर बैंक से नहीं किया है तो यहाँ पे नो आ जाएगा। 8 ये कहता है वेदर पार्ट फुल पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट, अगर ये पार्ट पेमेंट है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखोगे। अब इसको मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये पार्ट पेमेंट क्या होता है। सपोज दैट हमारी जो कंसाइनमेंट वैल्यू है, कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है यूरो 1 लाख है, यूरो की बात हम करते हैं, 1 लाख यूरो की कंसाइनमेंट वैल्यू है। इसमें से हमने एडवांस कितने का दे दिया, 10,000। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर इससे रिलेटेड अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आप जो 10,000 यूरो का पेमेंट किए हो तो उसके उस केस में आपको ये डिटेल देना होगा। तो वह बोल रहा है कि वेदर पार्ट फुल पेमेंट आर ऑफ द टोटल शिपमेंट, नो, यस, हमारा ये पार्ट पेमेंट है। तो इसमें डिटेल ऑफ अर्लियर पेमेंट इफ अप्लीकेबल, बैंक रेफरेंस, बैंक रेफरेंस एक जब भी पेमेंट होती है तो बैंक यूटीआर नंबर देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक रेफरेंस जो होता है यूटीआर देता है, उसका रेफरेंस हम डालते हैं। लेकिन फॉरेक्स के केस में उसको हम बोलते हैं पेमेंट एडवाइस नंबर या रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर होती है। दूसरा, आपने कितना पेमेंट किया, यूरो कितना पेमेंट किया, 10,000 यूरो का आपने पेमेंट किया। डेट क्या किया आपने, सपोज दैट 31 जुलाई 2022 को किया। तो फ्रेंड 10th पॉइंट ये बताता है कि अगर हम कोई मटेरियल जो हमारी कैपिटल आइटम्स है उसका जो कंसाइनमेंट वैल्यू है यूरो 1 लाख है, उसमें से हमने पार्सली पेमेंट कर दिया है 10,000 और उस 10,000 की रेफरेंस हम इसमें देते हैं कि इस डेट को हमने 10,000 पेमेंट किया है और ये रेफरेंस नंबर है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बैंक है ये उसको कोरिलेट करती है कि ये जो पेमेंट है उसी से रिलेटेड है जो प्रीसीडिंग मंथ में हमने किया है, यानी इंपोर्टर ने किया है। उसके बाद क्या आता है, ब्रांच, बैंक ब्रांच क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे पूरा लिखेंगे और लोकेशन दे देंगे लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। ठीक है। अब इसमें आता है इंपोर्ट पार्टिकुलर। फ्रेंड सबसे पहले इंपोर्ट पार्टिकुलर में परचेस कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफार्मा इनवॉइस, दो चीज होती है। जब भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमारे द्वारा एक इंडेंट पीओ भेजा जाता है पार्टी को कि हमें इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पीआई इसका भेजो, यानी प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर यहाँ देते हैं एडवांस के केस में। फिर परचेस कंट्रोल प्रोफार्मा डेट, जो डेट होगा हमने क्या दिया, प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर दिया, डेट दिया। कंट्री ऑफ वर्जिन गुड्स, किस कंट्री से आप वो मटेरियल इंपोर्ट करते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया थाईलैंड से हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है। कंट्री फ्रॉम विच गुड्स आर कंसाइंड, ये भी थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड से हम ये परचेस कर रहे हैं। मूड ऑफ शिपमेंट, अब 2 टाइप्स ऑफ द शिपमेंट, मटेरियल हमारी एक तो एयर से आ सकती है, हवाई जहाज से आ सकती है, दूसरे हमारी सी से आ सकती है, सी हवाई जहाज से आ सकती है, यानी कि पानी के जहाज से आ सकती है या एयर हवाई जहाज से आ सकती है। तो ये जो थाईलैंड है मटेरियल है हमारा सी/एयर, ये दोनों चीज हो सकता है। मूड ऑफ शिपमेंट क्या है, ये आपके बिल ऑफ एंट्री पे होगा। ठीक है। पीआई पे मेंशन होगा, जो प्रोफार्मा इनवॉइस में है कि शिपमेंट डिटेल क्या होती है। टेंटेटिव डेट ऑफ शिपमेंट, सपोज दैट हम अगर टेंटेटिव डेट किसे को बोलते हैं,
टेंटेटिव डेट मीन्स ये डेट होता है कि जैसे कि आज मेरा 10 अगस्त 2022 है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 15 डेज में हमारी ये मटेरियल फैक्ट्री में होगी। तो इट मीन्स ये टेंटेटिव डेट डाल देते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि ये मटेरियल हमें 15 डेज के अंदर रिसीव हो जाएगी। फिर आता है लाइसेंस नंबर इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स यानी कि फॉरेक्स में, फेमा में ये बताया गया है कि अगर कोई, फेमा एक्ट ये कहता है कि अगर कोई मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अगर ये मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो इसको आप छोड़ दो, ब्लैंक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कहता है द डिटेल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी बुक अगेंस्ट द पेमेंट आर एज फॉलो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इन अमाउंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग डेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट एंड कॉन्ट्रैक्टर रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस अमाउंट एंड फॉरवर्ड। तो जनरली फ्रेंड ये क्या होता है, नॉट अप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज परचेज द स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द आउट ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल इस पे लागू नहीं होगा। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आता है डेबिट ऑथराइजेशन, यानी कि आप जो पेमेंट करने जा रहे हो उसकी डिटेल क्या होनी चाहिए, ये बैंक यहाँ पे मेंशन करता है या इंपोर्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा है आई वी अथराइज यू टू डेबिट योर फॉलोइंग अकाउंट फॉर मेकिंग द आउटवर्ड रेमिटेंस। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपका अकाउंट क्या है, सीए है, सीसी है, टीएल है, ओडी है, ईएफसी है। इट मीन्स करेंट अकाउंट, सीसी कैश क्रेडिट लिमिट, टर्म लोन एंड ओडी अकाउंट। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देंगे जिस अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट होंगे, जिस अकाउंट, इस पे हम डाल देंगे यूरो 10,000। ओके, फिर करा आई वी आल्सो अथराइज यू टू डेबिट करो और फॉलोइंग अकाउंट योर चार्जेस, स्टैच्यूटरी चार्जेस, फॉरेन बैंक चार्जेस इफ एनी, सेम बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा। यानी कोई भी चार्जेस अगर है रिलेटेड टू इंपोर्ट पेमेंट, वो आप यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दोगे। फिर ये डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग होती है फ्रेंड्स। एज पर फेमा एक्ट ये पॉइंट होता है कि इसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है इंपोर्टर के द्वारा, आई वी हियर बाई अंडरटेक एंड डिक्लेयर that physical import of the said goods into India will be made within the 6 months, 3 years in case of capital goods from the date of remittance and shall furnish the documentary evidence import within the 15 days from the close of the relevant period। अब इस पॉइंट का हम आपको मीनिंग बताने जा रहे हैं फ्रेंड। ये डिक्लेरेशन इंपोर्टर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? इंपोर्टर के द्वारा। अगर इंपोर्टर यहाँ पे मिस्टर यक्स हैं, तो ये क्या है, एक मटेरियल इन्होंने स्पेयर पार्ट्स परचेज किया, स्पेयर पार्ट्स इन्होंने क्या किया, परचेज किया फ्रॉम थाईलैंड ये परचेज इन्होंने किया। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको देखना होगा कि जो हमने मटेरियल परचेज किया है वो स्पेयर पार्ट्स है। अब इसमें 2 कैटेगरी दिया गया, कह रहा है कि अगर मटेरियल अदर देन कैपिटल गुड्स है, अदर देन कैपिटल गुड्स, दूसरा दिया है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल जो लिमिट दी गई नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ का, इसके लिए 6 मंथ किया गया और इनके लिए जो कैपिटल गुड्स है उनके लिए 36 मंथ ये टाइम ड्यूरेशन किया। अब ये बोल रहा है कि आप मुझे डिक्लेयर करो, एक अंडरटेकिंग दो, डिक्लेरेशन दो कि जब ये मटेरियल आपने एडवांस पेमेंट किया, कितने यूरो का, 10,000 यूरो का आपने पेमेंट किया,
कब किया? 10/8/2022 को किया। तो इसके पेमेंट डेट से विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ के अंदर आपका मटेरियल आना चाहिए आपके प्लांट में, आपके फैक्ट्री में। अगर कैपिटल गुड्स है तो उसकी टाइम लिमिट दिया गया 36 मंथ। तो जब ये मटेरियल प्लांट में आ जाएगा, फैक्ट्री में आ जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बैंक को सबमिट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बिल ऑफ एंट्री, सेकेंड एयरवे बिल, थर्ड आपका हो गया इनवाइस, पैकिंग लिस्ट। ये आपको बैंक को देना होगा विद इन 15 डेज के अंदर आपको बैंक को देना होगा। रेलिवेंट पीरियड, जो पीरियड डिसाइड किया गया, इन द इवेंट ऑफ नॉन import of goods, the amount of advance remittance shall be the repeated to India or shall be utilized for any other purpose for which release of exchange is permissible under the FEMA Act 1999 and rule regulation made there under. It means आपको बैंक को सबमिट करने होंगे सारे रेलिवेंट पेपर। जब मटेरियल आप अपने प्लांट में रिसीव कर लेते हैं, उससे रिलेटेड सारी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो बैंक को आपको सबमिट करना होगा। नॉन नेगेटिव लिस्ट डिक्लेरेशन एज पर द फॉर, ये सारी टॉपिक आप इसको रीड करना, जो मैंने बताया है ब्रीफ में वो सारी पॉइंट इसमें कवर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि नॉन नेगेटिव लिस्ट डिक्लेयर एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड अमेंडमेंट। अगर कोई नॉन नेगेटिव लिस्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, तो उस केस में कोई अमेंडमेंट है, जैसे इसमें दे रहा है कि आई वी हियर वाई ए फॉर्म डिक्लेयर एंड अंडरटेक गुड्स इंपोर्ट मेरे द्वारा गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें फ्रीली इंपोर्ट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP of Government of India as amendment till date and not cover under the prohibited or restricted list। ये हमारी टिक हो जाएगी। हमारी वो मटेरियल है जो कि फेमा एक्ट में, जो FTP में ये बताती है कि ये मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, इसलिए इसमें हम टिक करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। एज पर द लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अगर किसी इंपोर्टर के द्वारा कोई मटेरियल परचेज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया एंड ओरिजिनल एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द लाइसेंस इशू बाय DGFT इज इनक्लोज। अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल है तो उस केस में DGFT के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा जो पॉलिसी इशू की गई है उसको इनक्लोज किया जाएगा। अंडर द कैटेगरी ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस नॉमिनेटेड एजेंसी एज पर लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी of Government of India as amendment till date and copy of authorization letter issued compete authority attach, ये आपको करना होगा। उसके बाद HO इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन ये दिया गया है। फेमा डिक्लेरेशन एक देते हैं कि हम उसमें अंडर सेक्शन 10(5) चैप्टर 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसमें एक डिक्लेरेशन देते हैं। वो डिक्लेरेशन मैं आपको बताता हूँ। we hereby declare that the transaction, the detail of which the specifically mentioned in the schedule here under does not involve, not designed for the purpose of any contravention or evasion of the provision of her said rule,
regulation, notification, direction, order made thereunder. We also hereby agree to undertake to give such information document as will reasonably satisfy you about this transaction in term of the above declaration. I will also understand that I will refuse to comply with any such requirement of make only the unsatisfactory compliance herewith. The bank shall refuse in writing to undertake the transaction and shall it has reason to believe that any contravention revision is con- contemplated by me. As report the matter, Reserve Bank of India, I will further declare that undersign, we have the authority to give the declaration and undertaking on behalf of the company. Your faithful authorized signatory, जो कंपनी की अथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे कंपनी का स्टैंप यहाँ पे लगेगा, कंपनी का स्टैंप यहाँ पे लगेगी और ऑथराइज सिग्नेचरी लाइक राजेश द्विवेदी इज ऑथराइज सिग्नेचरी ऑफ दिस कंपनी फॉर सील ऑफ द कंपनी फॉर्म टू बी अफिक्स्ड एट द प्लेस ऑफ सिग्नेचर. डॉक्यूमेंट इनक्लोज, हम यहाँ पे क्या इनक्लोज कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोफार्मा इनवाइस हम यहाँ पे इनक्लोज करेंगे. ओरिजिनल एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी या प्रोफार्मा इनवाइस कॉन्टेक्ट ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज एंड साइन स्टैम्प बाय द बायर, यानी बायर के द्वारा साइन होनी चाहिए, स्टैम्प लगी होनी चाहिए. ओरिजिनल एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी या वैलिड लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेगेटिव रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईसी सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर इशूड बाय डीजीएफटी ऑफ इंडिया वन टाइम सबमिशन. ये कह रहा है कि आईसी सर्टिफिकेट जो होती है, जो हमारी बैंक होती है, एडी कोड भी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एडी कोड होता है. यहाँ पे एडी कोड मीन्स ऑथराइज डीलर जो हमारे इंपोर्टर के भी यहाँ पे पेमेंट करता है. तो सबसे पहले यहाँ पे डीजीएफटी के द्वारा जो आईसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो बैंक में वन टाइम सर्टिफिकेट डिपॉजिट किया जाता है. उसके बाद पेमेंट करते समय, किसी भी इंपोर्ट के पेमेंट करते समय उसको बार बार हम सबमिट नहीं करते हैं. अनकंडीशनल इररिकवरेबल एसबीएलसी गारंटी फ्रॉम ए इंटरनेशनल बैंक ऑफ repute acceptable to bank and situated outside India are a guarantee of a AD category banks India. If such guarantee issue against the counter guarantee of a international bank of a reputed situated outside India in term of the latest guideline issued by the IBD RBI. Other document, if any, please, especially and for merchant trade transaction, please submit merchant trade undertaking and attach the report leg document. तो डियर फ्रेंड, आपको मैंने ये बताया कि अगर आप किसी भी मटेरियल का, किसी भी कैपिटल आइटम का इंपोर्ट करते हो, उस केस में एनेक्जर 1 फाइल करना होगा. एनेक्जर 1 फाइल करना होगा. इसमें सारी चीज़ें मैं आपको एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया. डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म के द्वारा आप अपने इंपोर्ट पेमेंट को ईजिली करा सकते हैं बैंक से, और इस फॉर्म को ईजिली आप फिलअप कर सकते हैं. आगे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें. इस पे लिखें कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रही है. डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए. आगे फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर इसका मैसेज दीजिए और मैसेज बॉक्स में टाइप करिए कि ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल है या नहीं है. फ्रेंड, आगे मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में
जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।